साहित्य सृजन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रतिष्ठित कवि श्री सुधीर रंजन सिंह और दलित काव्यधारा के सुप्रतिष्ठित कवि श्री असंग घोष। हम सब यहाँ पर अभी अपनी प्रतिनिधि कविताओं का पाठ तो करेंगे ही, कविता पर बातचीत भी करेंगे और कविता की बातचीत का विषय रहेगा कविता और अनुभव। दरअसल साहित्य और अनुभव ये रिश्ता ऐसा ही रिश्ता है जैसे हमारे जीवन का हृदय की धड़कन से। समकालीन कविता में अनुभव को लेकर के एक बहुत बड़ा संकट महसूस किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सुधीर जी से इस संदर्भ में उनकी राय जानना चाहेंगे कि कविता और अनुभव को लेकर के आप क्या सोचते हैं। सविता जी, आपने कहा कि अनुभव का संकट महसूस किया जा रहा है। ये संकट इस कारण से है कि आम शिकायत है कि कविताओं में दोहराव तिहराव देखा जाता है। लगता है कि एक ही कविता को दूसरा कवि लिख रहा है, तीसरा कवि लिख रहा है, चौथा कवि लिख रहा है। ये इसमें भी कुछ छूट दी जा सकती थी, बशर्ते कि उन अनुभवों का बार बार नए सिरे से कलात्मक रूपांतरण होता, तब बात बन सकती थी। जहाँ तक बात है कविता और अनुभव के संबंध की बात, आम तौर पर माना जाता है कि उपन्यास के लिए व्यापक अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। कहानी के लिए कम अनुभव से, खंड अनुभव से कहानी का काम चल जाता है। कविता के लिए बहुत ही कम, न्यूनतम अनुभव से या अनुभूति मात्र से कविता का काम चल जाता है। इसमें सच्चाई नहीं है। कविता, बड़ी कविता के लिए उपन्यास की तरह ही व्यापक अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभूति कविता की खास केंद्र में, कविता के केंद्र में जरूर होती है, लेकिन उस अनुभूति के इर्द गिर्द व्यापक अनुभव सक्रिय रहता है और उस अनुभव की सक्रियता से ही अनुभूति में जान पड़ती है, अनुभूति जानदार होती है। जहाँ तक हम तीनों उपस्थित हैं, अलग अलग संदर्भ में उपस्थित हैं, मैं कविता और अनुभव को एक खास तरह से लेता हूँ जिसमें असली अनुभव कहता हूँ। हमारे बीच आप हैं, स्त्री अनुभव की कविता से आपका गहरा ताल्लुक़ है और असंग घोष जी का ताल्लुक़ दलित अनुभव से है। मैं चाहूँगा कि अलग अलग अनुभवों पर और अनुभव खंडों पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से मैं असंग जी से उनके विचार जानना चाहूँगा। सुधीर जी, जैसा कि आपने बताया और बातों में आया भी है, हिंदी साहित्य की जो दलित धारा है उसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारा जो लेखन कर्म है, लेखन कार्य है, यह पूरा जीवनानुभवों के ऊपर आधारित है। स्वानुभूति की हम बात करते हैं, स्वानुभव की बात करते हैं। जो व्यक्ति जो भोगा हुआ यथार्थ लिख रहा है, जो उसने जीवन में भोगा है, उसी को वो कविता के रूप में या साहित्य के निविधाओं के रूप में सामने रखता है। तो जो कविताओं में जो बात आती है वह चूँकि एक मारक क्षमता रखती है, तो आदमी अपने जीवन में उसने जो होश संभालते ही अनुभव प्राप्त किए, जातिगत आधार पर उसके साथ भेदभाव हुआ, उस भेदभाव को वो लगातार सहता आता है, चाहे वो पढ़ने के समय हो या उसकी नौकरी पेशा जीवन में हो। जो उस चीज़ को जो महसूस करता है, जो उसे जिल्लत का सामना करना पड़ता है, उसी चीज़ों को अपने अनुभव के रूप में कविताओं के अंदर रखता है। यही चीज़ हम लोगों ने की है। एक और जो विधा इसमें चली है कि आत्मकथा दलित साहित्यकार ज़्यादातर लिखते हैं और ये कहा भी जाता है कि भाई दलित साहित्य में सबसे ज़्यादा आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कविता को लेकर भी ये अपने अनुभव दलित साहित्यकार, दलित कवि सामने रखते हैं और ये अनुभव अगर आप उस कविता को पढ़ेंगे, उसके मर्म को समझेंगे, तो आपको उसमें जाहिर होगा कि उसकी वेदना क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, वो किस चीज़ को नकार रहा है, किस चीज़ का विरोध कर रहा है, किसके प्रति, किस दलन के या शोषण के प्रति वो अपना आक्रोश को अभिव्यक्ति कर रहा है, वो किस प्रकार से अपना विरोध प्रकट कर रहा है। ये सारा उस कविताओं में शामिल है। जो
कि उसके कविता अनुभव जन्य है। इसमें एक चीज़ मैं आप चूँकि स्त्री कविता को, स्त्री अनुभव को रिप्रेजेंट कर रही, प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो जो दलित स्त्रियाँ जो कविताएं लिख रही हैं उनके साथ तो दोहरा अनुभव है, एक स्त्री होने का, दूसरा एक दलित स्त्री होने का। तो वो जब दोहरा अनुभव को महसूस करती है और उसके आधार पर जब वो कविता लिखती है तो उसके जो भोगे हुए यथार्थ को, उसके अनुभव को, स्वानुभव को यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ पाएगा। आप स्त्री कविता में कुछ बताएंगे? जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं अनुभव को 2 स्तरों पर देखती हूँ। एक स्त्री का सामाजिक संघर्ष और एक स्त्री का आत्मसंघर्ष। यानी कि मैं सिर्फ समाज से, अपनी कविता में समाज से ही लड़ती भिड़ती नहीं रहना चाहती। मैं खुद अपने से भी लड़ती भिड़ती रहती हूँ। इस मायने में हम अगर 50 साल पहले की कविता को याद करें तो वहाँ पर हमको 2 धाराएं मिलती हैं। एक है सामाजिक संघर्ष की धारा, जिसे प्रगतिवाद नाम दिया गया, और दूसरी है आत्मसंघर्ष की धारा, जिसे नई कविता नाम दिया गया। मेरी कविताओं में ये दोनों धाराएं दिखाई पड़ सकती हैं। और जहाँ तक मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि मेरी जो कल्पना है, मेरी जो इमेजिनेशन है, या मेरा जो यूटोपिया है, वो मेरा खुद का अपना है, अपना अनुभव है और सच्चा अनुभव है। और सच्चे अनुभव से याद आया कि सुधीर हमेशा ओरिजिनल एक्सपीरियंस, असली अनुभव की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि मैं सुधीर को आमंत्रित करती हूँ कि अपनी अनुभव, ओरिजिनल एक्सपीरियंस की एक आध कविता पढ़ें। देखना, आंखें देखती हैं यानी हम देखते हैं, आंखें नहीं देखती फिर भी हम देखते हैं, यानी देखना हमारा होना है और देखने के भीतर भी देखना है। देखने के साथ यह तथ्य है कि बहुत सी चीज़ें उसके दायरे से बाहर खिसक जाती हैं, और तब देखने का मतलब किसी खास चीज़ को पकड़ लेना होता है। दिखाई नहीं पड़ता जो कभी कभी उसे भी आकार में ढलते देखा गया है, और एक चीज़ में दूसरी चीज़ के अस्तित्व की थाह लेना देखना क्रिया की परम विशेषता है। बहुत अच्छा। हो सकता है कि मैं तुम्हारे एकांत में कविता के आकार में प्रकट हो जाऊं, मुझे पढ़कर देखो। बहुत अच्छी कविता है। अब मैं सांस ले रहा हूँ। कोई मेरी कब्र खोद गया है, निकला कुछ खास नहीं, केवल चंद गली हुई हड्डियाँ, एक अदद खोपड़ी सही सलामत जबड़ा युक्त, जिसमें बिधे रह गए हैं स्टील के तार में बंधे गिनती के दांत। ढेर सारी मिट्टी पसलियों के बीच से लेकर कुल्हों जांघों के जोड़ तक खुरपी से निकाल आहिस्ता से टाट की बोरी में भरता हुआ कहता गया वह, इसकी फॉरेंसिक जांच कर मौत के कारण का पता लगाएंगे। जाते समय कमबख्त कब्र बंद करना भूल गया, लंबे समय के बाद अब मैं सांस ले रहा हूँ। ये जो कविता है ये मेरे एक अनुभव, पेशागत अनुभव के आधार पर मैंने लिखी थी। जब मैं एक डेड बॉडी को उखाड़ने के लिए दलित की, वो कैसे मरा, क्यों मरा, ये सारी जब फॉरेंसिक जांच करने के लिए बात हुई तो क्या क्या खोद करके लेके गए बोरे में भर करके, तो उसको एक अनुभव को ओरिजिनल एक्सपीरियंस। अब सविता जी भी क्या क्या खोदती हैं स्त्री को लेकर के? कविता का शीर्षक है इस घर में। इस घर में मैं रहती हूँ। घर नहीं था जब यहाँ मैदान हुआ करता था। इस घर में मैं रहती हूँ। घर नहीं था जब यहाँ मैदान हुआ करता था। मैदान में एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था। पेड़ पर चिड़िया हुआ करती थी। गेहूं के खेत थे पास में। चिड़िया वहाँ दाना चुगने जाती थी। तालाब था पास में। चिड़िया जहाँ पानी पीती थी। पेड़ पर कोई सांप चढ़ जाया करता था। चिड़ियों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती थी दूर तक। इस घर में मैं रहती हूँ चिड़िया की तरह। मैदान, पेड़, गेहूं के दाने और तालाब के पानी के बारे में सोचते हुए
सांप की सरसराहट का अनुभव करती हूँ अक्सर। असली अनुभव की कविता सुनने में आया था कि जयशंकर प्रसाद जी ने कभी हिमालय नहीं देखा और कामायनी इतना बड़ा काव्य ग्रंथ रच डाला। तो इस बारे में आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, अनुभव क्या है और कविता से उसका कैसा रिश्ता है, इसे जानना जरूरी है। आपने सही सवाल पूछा कि कवि ने जो चीज़ नहीं देखा उसकी भी रचना कर डाली है। जैसे कोई मोटर गाड़ी चलाता है जी। अपने गंतव्य तक बिना सोचे पहुंच जाता है। कोई मशीन पर काम करता है, बिना सोचे वह उस चीज़ का, किसी चीज़ का उत्पादन कर देता है अनुभव के सहारे। कविता में भी हम बिना सोचे किसी चीज़ का उत्पादन कर देते हैं। किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? जैसे मशीन पर कोई व्यक्ति साबुन का उत्पादन करता होगा, तेल का उत्पादन करता होगा और बिना सोचे करता होगा। कवि भी बिना सोचे करता है, लेकिन साबुन तेल जैसी चीज़ों का नहीं, कविता में अनुभव का ही उत्पादन करता है। कविता में बार बार अपने अनुभवों का उत्पादन करता है, यानी कविता रचने की प्रक्रिया ही एक अनुभवगत प्रक्रिया है और जो रचा हुआ जो माल है वह भी अनुभव के रूप में प्राप्त होता है। इमेजिनेशन में करता हूँ तो वह वस्तु के रूप में, हाँ, बिल्कुल जो है एक वस्तु है और वह वस्तु इस रूप में हम देखें कि फिर कहेंगे कि कलात्मक रूपांतरण किसी भी चीज़ का बिना उसे देखे भी संभव है। किसी परंपरा ज्ञान से, किसी श्रुति ज्ञान से, किसी चित्र ज्ञान से जान करके और उसका अनुभूति के स्तर पर रूपांतरण कर देना, यह एक कवि की विशेषता होती है। इसलिए कवि को रचयिता कहा गया है। अपारे काव्य संसारे कवि रे, वह प्रजापति ब्रह्मा है, वह एक दूसरे संसार की रचना कर डालता है। यह क्षमता बिना देखे बिना भी संभव है। और किस स्तर पर संभव है? आपने कामायनी का ही नाम लिया। अब इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या ऐसा अनुभव स्त्री के संदर्भ में है, दलित के संदर्भ में है, तो इस पर ज़्यादा सही आप ही लोग विचार कर सकते हैं। मैं असंग घोष जी से पूछना चाहूँगा। देखिए, आपने जो कहा है, दलित कवि अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, अभिव्यक्ति देता है, तो वो कोई एक नया संसार नहीं रच रहा होता है। वह अपने अनुभवों को शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा होता है, अपनी बातें कह रहा होता है, उसकी बातों में कोई कल्पना नहीं होती। तो दलित साहित्य को हम परिवर्तनकामी साहित्य मानते हैं। वह परिवर्तन की एक आकांक्षा लिए हुए है कि हमारे साथ जो भेदभाव है, जो जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, उस भेदभाव से हमें मुक्त किया जाए। हम समता चाहते हैं, समानता चाहते हैं, बंधुत्व चाहते हैं। ये इसके पीछे पूरा दृष्टिकोण है। इसी को लेकर के दलित कविताएं लिखी जाती है। वहाँ इक्वलिटी महत्वपूर्ण है, समता महत्वपूर्ण है। तो जो वो अनुभव अपना रखता है, उस अनुभव को अभिव्यक्त करना, एक नया संसार वो नहीं रचता, कल्पनाओं में नहीं जाता, कल्पनाओं के गोते नहीं लगाता। कल्पना नहीं, देखिए उसका एक मिथकीय आधार भी बहुत सारा दलित साहित्य में बहुत ही, आपके यहाँ भी है। देखो, मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं। जैसे मान लिया कि एकलव्य है, हमने मिथक तो एकलव्य को आपने कलात्मक रूपांतरण करने में जो क्षमता रखते हैं, एकलव्य को तो आपने नहीं देखा है, मिथकीय चरित्रों को तो नहीं देखा है, राम को नहीं देखा है, कृष्ण को नहीं देखा है। आपकी ईश्वर की मौत कविता में ही कृष्ण जिस रूप में आते हैं, बहेलिया जिस रूप में आता है, उसमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि जिसे आपने नहीं देखा है, सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ सुना है, उसे आप एक स्तर पर जाकर के साहित्यिक स्तर पर, कलात्मक स्तर पर रचने की क्षमता रखते हैं। ये आपकी शक्ति है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी शक्ति है, और शक्ति ये कि हम उस मिथक को हमारा अपना आधार बना के हम अपनी बात कह रहे हैं कि अगर एकलव्य का अंगूठा आपने काट लिया तो आज का एकलव्य अंगूठा नहीं देता। आज का एकलव्य तो सर उतारना जानता है, अंगूठा दिखाना जानता है, अंगूठा दिखाना जानता है। तो ये इसी चीज को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं।
हमने उस मिथक को लिया है एकलव्य को, या कृष्ण के मिथक को अगर हम लेते हैं या और किसी मिथक को लेते हैं, तो उस मिथक के को लेकर के मिथक का हम अपनी बात हमारे कह रहे हैं। आज के हमने जीवन जो में भेजा उसका है, एक अनुभव हमने जो अनुभव किया उसको उस मिथक के हाँ, माध्यम से आपको वो व्यक्त जो कर मिथक रहे हैं। वहाँ है, तो मिथक को शुरुआत हमारी की है। आज की जो स्थिति है उससे उसका जो सूत्र जुड़ता है वो सूत्र ही हमारा तो एक- सविता तो जी आप क्या कहना जो चाहते हैं? मिथक है वो हमारा प्रतीक है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं तो अपनी कविताओं में अपनी ही छवि गढ़ने की बार बार कोशिश करती हूँ, जिसका एक छोर कला से जुड़ा रहता है और एक उस समाज से जुड़ा रहता है जिस समाज में स्त्री सांस लेती है। और मैं अपनी कविताओं में जो छवि गढ़ती हूँ वो स्त्री मात्र की छवि रहती है, और अलग से पुरुष की छवि गढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। मेरे अनुभव में इसीलिए वितृष्णा तो मिल जाएगी लेकिन द्वेष नहीं होगा, और वितृष्णा को मैं सकारात्मक रूप से लेती हूँ, पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ। इसीलिए आप मेरी कविताओं में कहीं द्वेष नहीं दिखाई देगा। वितृष्णा को तो सकारात्मक रूप से मैं ले सकती हूँ। कहने का मतलब अभी कविताओं में अनुभूतियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा, अपनी कविता, हाँ, आप जिसका कविता नाम है अनुभूतियाँ। अनुभव की कितनी भूमिका है ये आप लोग खुद इसका जो है, या हमारे दर्शक खुद इसका अनुमान कर सकते हैं। अनुभूतियाँ। पथरीली पंक्तियों में फंसा रेतीला शब्द हूँ, शब्द में फैला नदी का किनारा, और दूर नशे में झूमती नाव हूँ। भीगा हुआ काठ और उसके भीतर घना जंगल हूँ, पहाड़ियों की श्रृंखला और उसमें छुपी लंबी गुफा हूँ। पुराने अंधकार में पानी की चमक और टप टप ध्वनि हूँ, मधुमक्खियों के डंक जैसा अनुभव और शहद जैसी स्मृति हूँ। बहुत अच्छी। मिट्टी पर बारिश के छींटों से उठने वाली ताज़ा महक हूँ। हर चीज़ में दूसरी चीज़ और दूसरा जन्म हूँ। अभी मैं जो बात कर रही थी कि अपनी अनुभव का जो कि एक सिरा जो कला से जुड़ता है और एक सिरा जो समाज से जुड़ता है, तो कविता का शीर्षक है अनुभव। सिनेमा का सीन करते हुए थोड़ी सी झिझक से कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ, क्योंकि कैमरा पूरा समाज है और मैं अकेली स्त्री हूँ। सिनेमा का सीन करते हुए थोड़ी सी झिझक से कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ, क्योंकि कैमरा पूरा समाज है और मैं अकेली स्त्री हूँ। पसीना पोंछते और मेकअप धोते हुए मैं शामिल हो जाती हूँ समाज में। मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, और ये जीवनानुभव को लेकर के अनुभव जो महसूस किया। नौकरी करते हैं, शुरुआत की नौकरी का समय है, और पानी पिलाने के लिए जब बोलते हैं और किस प्रकार का हम भेदभाव वहाँ देखते हैं, उसके बारे में उसको कविताओं में व्यक्त किया है। ये पुराने समय की बात है। बंद दरवाजे के बगल में गांधी टोपी लगाए स्टूल पर अकड़ कर बैठा यह सफ़ेद पोश, कपड़ों में लिपटा आदमी, कभी अर्दली, कभी दरबान, कभी चपरासी, कभी भृत्य कहाता है। लटकाता है वह अपनी सफ़ेद कमीज पर एक लाल कपड़े की पट्टिका, कंधे से नीचे उतरती हुई पुरातन चपड़ास, और खुद को कलेक्टर से कम नहीं समझता। जब भी बजती है घंटी, वह दरवाज़ा ढकेल अंदर आ सिर झुका खड़ा हो जाता है। आदेश लेने फाइल उठाता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लाता ले जाता है। जब मैं कहता हूँ पानी पिलाओ, तो मुझे महसूस होने लगती है इसके चेहरे पर झलकती हुई कोफ्त। इसे नागवार लगता है मुझे पानी पिलाना। यह हुक्म-उदूली से खुद को बमुश्किल बचाता हुआ जोर से पटक देता है मेरी मेज पर एक गिलास पानी। कुछ छलकता ढुलता है, मेरी मेज के कांच पर फैलता है, बहकर बनता है भारत के नक्शे की तरह। फाइलों को भिगोता हुआ मेरे मन में कटार सा उतरता है पानी। जानता हूँ गिलास में बचा पानी मेरे लिए जहर का घूंट है, फिर भी मैं इसे पीता हूँ। उसकी इस उद्दंडता पर
मैं उसे दंडित भी नहीं करता, ताकि हर बार पानी पिलाने का कहते ही इसकी श्रेष्ठता पर लगी रहे चोट, कचोटता रहे उसका मन कि उसे यह दिन भी देखना थे। ये एक अनुभूति है कविता में। ये इसे कहते हैं ओरिजिनल एक्सपीरियंस की कविता, असली अनुभव की कविता। असली अनुभव के बगैर सचमुच अच्छी कविता बन ही नहीं सकती। लेकिन असली अनुभव का मतलब ये जो है, अनुभव को उतार देना नहीं होता है जी। हाँ, असली अनुभव फ्रेज मेरा अपना नहीं है, मॉरिस ब्लेंशो का है। ब्लेंशो। हाँ, लेकिन मॉरिस ब्लेंशो बार बार कहते हैं कि कला से बाहर अनुभव को मैं नहीं देखता हूँ। कला के नियम और शर्तों के भीतर ही अनुभव का महत्व है। तो बार बार कि हम किस स्तर पर अपने अनुभव का कलात्मक अनुभव में रूपांतरण कर देते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हम कलात्मक रूपांतरण नहीं कर पाते हैं तो वह सिर्फ जो है एक सीधा साधा अनुभव रह जाता है, वह कविता नहीं, कविता जैसी चीज़ कहने का अधिकारी नहीं रहता। अब इस दृष्टि से मेरी कविताएं खरी उतरती हैं कि नहीं, लेकिन एक छोटी सी कविता, आत्मानुभव, मेरा देखा मेरा अपना नहीं, मेरा सिर्फ उसमें देखना है, जैसे पक्षी सूरज को ढलते देखता है, ठाव अपने लौट आने के काम के रूप में। मेरा सुना और भी मेरा नहीं है, मेरा सुना और भी मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ शब्द से उठने वाली आवाज़ के करीब होना है, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं हवा की थपकियों के करीब। मेरा लिखा मेरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कलम और कागज़ मेरे हैं जो चिपकते हैं, होठ मदिरा के गिलास से जैसे चिपकते हैं, और मैं मज़ा लेता हूँ पढ़ने का। कविता का शीर्षक है छाया। मैं अपनी छाया से ऊपर उठती हूँ और गिर पड़ती हूँ अपनी छाया पर। मैं अपनी छाया से ऊपर उठती हूँ और गिर पड़ती हूँ अपनी छाया पर। औरों ने नहीं, मेरी छाया ने मुझे बांधा है। वाह। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने अपनी अपनी कविताओं का पाठ किया, और हमने कविता के अनुभव को लेकर के, कविता में अनुभव की कितनी ज़रूरत है और अनुभव के बगैर कविता करना कितना कठिन है। जिस एक रास्ता की सुधीर ने बात की कि सारी कविताओं, समकालीन कविताओं को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक ही कवि ने या कवि नाम बदल दिए जाएं तो भी पता नहीं चलता कि ये किसकी कविता है। तो उस संकट को लेकर के हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर बातचीत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे। नमस्कार।